जी स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तन्हा उबैद और आज हमने चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 4 देखना है। और आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब इस टॉपिक में पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सबसे पहले मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है। फिर हम ये देखेंगे कि वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कब होते हैं। और फिर तीसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है। तो जरा गौर से मेरी बातें सुननी है आपने। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आपको याद होगा वेक्टर एडिशन में मैंने दो वेक्टर्स को ऐड किया था, यानी कंबाइन किया था, और हमने एक अकेला वेक्टर हासिल किया था और उस अकेले वेक्टर को हमने क्या नाम दिया था? रिजल्टेंट वेक्टर। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आर ए और बी का क्या लगता है, तो आप कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। तो ए और बी आर के क्या लगते हैं? इनका भी तो कोई ना कोई रिश्ता होगा आर के साथ। ये है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है। यानी जिन वेक्टर्स को मिलाकर हमने अकेला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर हासिल किया है, उन वेक्टर्स को उस आर वेक्टर के क्या बोलेंगे? कंपोनेंट्स, यानी हिस्से, उसके पार्ट्स, ठीक है। अब जरा गौर से मेरी बातें सुनिएगा। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि वेक्टर ए जो है ये वेक्टर आर का कंपोनेंट है, ये तो हम जानते हैं, तो कंपोनेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? हम कह सकते हैं कि वेक्टर आर का असर यानी उसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए मौजूद है, और वेक्टर बी ये भी आर का कंपोनेंट है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये भी वेक्टर आर का इफेक्ट है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेक्टर बी की डायरेक्शन आपको नजर आ रही है। सो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन। इस डायग्राम में आर के कौन कौन से कंपोनेंट्स है? ए और बी। तो कंक्लूड हमने ये किया कि जिन वेक्टर्स को मिलाकर यानी ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर हासिल किया जाता है, वो वेक्टर आर वेक्टर के क्या लगते हैं? कंपोनेंट्स लगते हैं। अब अगली बात जरा सोचें, अगर यही कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होते यानी 90 के एंगल पे, तो ऐसे कंपोनेंट्स को फिर हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ऐसे कंपोनेंट्स जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, दोज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। जैसे यहां पे मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। फर्ज कर लें ए वेक्टर इस तरफ था और बी वेक्टर बिल्कुल परपेंडिकुलर था। इन दोनों को ऐड करके मैंने रिजल्टेंट वेक्टर आर हासिल कर लिया। तो ये ए और बी आर के क्या लगते हैं? कंपोनेंट्स। लेकिन एक और अगली बात क्या कि ए और बी का आपस में एंगल कितना है? गौर करें, 90 डिग्री का। सो हम कह सकते हैं कि ये कौन से कंपोनेंट्स है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो ये हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को भी डिफाइन कर दिया। अब मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने लगा हूं, और वो ये कि अगर वेक्टर्स को कंबाइन करके एक अकेला वेक्टर जो हम हासिल करते हैं, इसे वेक्टर एडिशन कह रहे थे, तो अगर हम इसका उल्टा प्रोसेस करें, यानी अकेले वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, अकेले वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, तो इस प्रोसेस को पता क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसका मतलब है हम कह सकते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की हेडिंग के नीचे एक छोटा सा पॉइंट मैं आगे बॉक्स में लिख देता हूं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, ये बोर्ड में काफी दफा आया हुआ है। सो रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज द रेजोल्यूशन, यानी काफी सारे हिस्सों को मिलाकर, काफी सारे वेक्टर्स को मिलाकर अकेला वेक्टर हासिल करें तो इसे बोलते हैं वेक्टर एडिशन। और अकेले वेक्टर को तोड़ के उसके असर को डिवाइड करके छोटे छोटे कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स हासिल करें, यानी अकेले वेक्टर को उसके पार्ट्स में, उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना या तोड़ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो मैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को भी डिफाइन कर लेता हूं।
splitting of a vector into its components is called resolution of vector. और आगे मैं पहले लिख चुका हूं कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन. अब मैं आता हूं आज के टॉपिक के ऊपर कि आज हम करने क्या वाले हैं. आज हमने पता क्या करना है, एक वेक्टर कंसीडर करना है और उसको रिजॉल्व करना है, यानी तोड़ना है, उसकी रेजोल्यूशन करनी है. कौन से कंपोनेंट्स में? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में. तो ये आज का हमारा टॉपिक है. अभी तक मैं आपको क्या कुछ बता चुका हूं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का क्या मतलब है और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है. अब मैं एक छोटी सी हेडिंग लिखता हूं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. यानी आज के टॉपिक में हमने एक वेक्टर फर्ज करना है जो प्लेन में होगा और उसको हमने कैसे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है. तो चलें हम थोड़ी सी डायग्राम बनाते हैं, साथ साथ मैं डायग्राम बनवाता जाऊंगा और साथ साथ हम मैथमेटिकल वर्क भी करते जाएंगे. सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि ऐसा वेक्टर जो प्लेन में हो उसको डिस्क्राइब करने के लिए 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है या 3 डायमेंशनल की? जी बिल्कुल, आपने ठीक बताया, 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसका मतलब है हम यहां पर एक 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम फर्ज कर लेते हैं जिसमें एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और यहां पर हमने ओरिजिन पर एक वेक्टर फर्ज कर लिया, यानी जिसकी टेल ओरिजिन पर है, और एक वेक्टर फर्ज कर लिया जिसका नाम मैं रख देता हूं वेक्टर ए. ठीक है, अब वेक्टर ए मैंने बना दिया और वेक्टर ए का हेड जो है, जरा गौर करें, वेक्टर ए का हेड पॉइंट पी पर मौजूद है. हमने यहां पर एक पॉइंट पी फर्ज कर लिया जहां वेक्टर ए का हेड मौजूद है और ये वेक्टर ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई ना कोई एंगल भी बना रहा है जिसका नाम हम रख देते हैं थीटा. आपको याद होगा मैंने आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले टॉपिक में बताया था कि वेक्टर ए की डायरेक्शन बताने के लिए हम एंगल थीटा यूज करते हैं. ठीक है, तो पुरानी बातें भी मैं साथ साथ रिवाइज करवाता जा रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो. अब अगला स्टेप आ जाए, हमने इस वेक्टर ए को तोड़ना है ऐसे कंपोनेंट्स में जो आपस में 90 डिग्री पे हो. जरा गौर करें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे होते हैं ना. तो हम वेक्टर ए को रिजॉल्व करने के लिए या वेक्टर ए को तोड़ने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सहारा लेंगे. जरा गौर से सोचिएगा कैसे. इमेजिन करें कि वेक्टर ए के ऊपर की तरफ आपने कोई लाइट का सोर्स रखा हुआ है, तो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन यानी वेक्टर ए का साया कहां बनेगा? वेक्टर ए का साया सीधा इमेजिन करें कि एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है. अब इसको ड्रॉ करने का तरीका यह है कि वेक्टर ए की हेड से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के ऊपर और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पे जाके कट करेगा जो आपको यहां पर नजर आ रहा है और ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक हम एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे और ये वेक्टर असल में क्या है जो एक्स एक्सिस के ऊपर आपको नजर आ रहा है? ये असल में वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है. कौन से एक्सिस के ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर. इस प्रोजेक्शन को हमने यहां पर बना दिया. इसका मैं कोई मुख्तलिफ कलर यूज कर लेता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो. अब हम इमेजिन करते हैं कि लाइट का सोर्स इस तरफ पड़ा हुआ है मेरी वाली साइड पे और इसी वेक्टर का प्रोजेक्शन अब हम वाई एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं. वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन को ड्रॉ कैसे करेंगे? उसका तरीका बड़ा सिंपल है. अब वेक्टर ए के हेड से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वाई एक्सिस के ऊपर, यानी अब ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है इसका वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनना चाहिए? 90 डिग्री. तो जरा गौर करें, इसने वाई एक्सिस पे एक पॉइंट पे जाके टच किया है और ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक जो मैंने वेक्टर ड्रॉ किया है ये वेक्टर असल में वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है, वेक्टर ए का साया है. कौन से एक्सिस पर? वाई एक्सिस पे. अब इमेजिन करें ये जो वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन आया है ना, इसी की मैं कॉपी उठाता हूं और सीधा
यहां पर लाकर रख देता हूं। जो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन था ना, उसके हेड पे मैंने इसको लाकर रख दिया। समझ रहे हैं? बड़ा सिंपल है। जो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन है उसको उठाएं और एक्स एक्सिस के प्रोजेक्शन के हेड पर लाकर रख दें। यानी वाई एक्सिस वाला जो प्रोजेक्शन है उसकी टेल एक्स एक्सिस वाले प्रोजेक्शन के हेड के साथ आके मिलेगी। अब जरा गौर करें, जो एक्स एक्सिस वाला प्रोजेक्शन था और जो वाई एक्सिस वाला प्रोजेक्शन अभी अभी हमने यहां पर रखा है, क्या ये हेड टू टेल रूल के थ्रू ऐड नहीं हो रहे? जरा गौर कीजिए। इसमें देखें, एक्स एक्सिस वाले प्रोजेक्शन का हेड है और वाई एक्सिस वाले प्रोजेक्शन की टेल है। और अगली इंटरेस्टिंग बात ये गौर करें कि एक्स एक्सिस वाले प्रोजेक्शन की टेल से सीधा वेक्टर ए जा रहा है वाई एक्सिस वाले प्रोजेक्शन के हेड तक। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए जो है ये तो रिजल्टेंट वेक्टर का काम कर रहा है। तो फिर ये दोनों वेक्टर जो कंबाइन होके वेक्टर ए बना रहे हैं, ये दोनों क्या हुए? ये उसके कंपोनेंट्स हुए। और अब ए इन दोनों प्रोजेक्शन में आपस में जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री का। इसका मतलब है ये कौन से कंपोनेंट्स हैं? ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अब वो वाला कंपोनेंट या वो वाला प्रोजेक्शन जो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लिया था, इसका नाम हम रख देते हैं ए एक्स। ऊपर वेक्टर का निशान भी लगा दें। अब नीचे ये जो ए एक्स है ना, इसमें एक्स हमने थोड़ा नीचे करके लिखना है, सबस्क्रिप्ट में थोड़ा सा नीचे करके छोटा सा। इसी तरह जो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन था उसका नाम हम रख देते हैं ए वाई। ऊपर एरो का निशान भी लगा दिया। तो कंक्लूड हम ये कर सकते हैं कि वेक्टर ए को हमने उसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया है और ये दोनों ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपस में 90 डिग्री एंगल पर है। ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, उसका नाम हमने ए एक्स रख दिया। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है, यानी वो कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के अलोंग है, उसका नाम हमने ए वाई रख दिया। ये जो ए एक्स है इसे एक्स कंपोनेंट ऑफ ए भी कहते हैं और ए वाई को वाई कंपोनेंट ऑफ ए भी कहते हैं। अब वही पुरानी इक्वेशन जिसपे आपको याद होगा जब हम रिजल्टेंट वेक्टर हासिल करते थे हेड टू टेल रूल को यूज करके, तो आर वेक्टर किसके इक्वल आता था? ए प्लस बी के। अब यहां आर वेक्टर की जगह क्या है? वेक्टर ए। और ए प्लस बी की जगह क्या है? ए एक्स और ए वाई। इसका मतलब है हेड टू टेल रूल को इस्तेमाल करते हुए हम रिजल्टेंट वेक्टर की इक्वेशन क्या बनाएंगे? वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। क्योंकि ए एक्स और ए वाई ही हेड टू टेल रूल के थ्रू ऐड हो रहे हैं और रिजल्टेंट वेक्टर इस डायग्राम में कौन सा है? वेक्टर ए। तो ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि हमने वेक्टर ए को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया है और हमारे पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आए हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। अब ये एक इंटरेस्टिंग एक और छोटी सी बात बता दूं कि चूंकि ये वेक्टर प्लेन में था और इसको जाहिर करने के लिए टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ी, इसीलिए इसके कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आएंगे? दो से ज्यादा नहीं हो सकते कभी भी। ऐसा वेक्टर जो प्लेन में है उसके ज्यादा से ज्यादा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने होंगे? 2 होंगे। द वन इज एक्स कंपोनेंट, द अदर इज वाई कंपोनेंट। अब मैंने आपको यूनिट वेक्टर में एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था। अच्छा, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। मैंने आपको यूनिट वेक्टर में एक फॉर्मूला बताया था कि किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर की शक्ल में लिख सकते हैं। तो क्या ये जो एक्स कंपोनेंट है यानी ए एक्स वेक्टर, इसको भी मैं मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर की शक्ल में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। लेकिन यहां पर अगर मैं ए एक्स वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो इसकी मैग्नीट्यूड की जगह आ जाएगा ए एक्स, ऊपर से एरो का निशान हटा दे, और इसके साथ यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा? आपको याद होगा मैंने आई, जे और के आपको 3 यूनिट वेक्टर्स करवाए थे। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उसके साथ यूनिट वेक्टर आई हैट आता है। इसका मतलब है यहां भी क्या आ जाएगा? ए एक्स मैग्नीट्यूड इंटू आई हैट। इसी तरह ए वाई वेक्टर को भी हम मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर की शक्ल में लिख सकते हैं। ए वाई वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा? ए वाई मैग्नीट्यूड, यानी एरो का निशान हटा दे और साथ यूनिट वेक्टर कौन सा आ जाएगा? चूंकि ये वाई एक्सिस के अलोंग था तो इसके साथ यूनिट वेक्टर आएगा जे हैट। इसका मतलब है वेक्टर ए की हम ये दूसरी इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट।
ये इक्वेशन जो है ये भी हमें वही बात बता रही है कि हमने वेक्टर ए को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। क्लियर? अच्छा, अब दो इक्वेशंस आपके सामने आ गई। एक है ए एक्स वैक्टर और ए वाई वैक्टर की फॉर्म में, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन है ए एक्स आई हैट की शक्ल में और ए वाई जे हैट की शक्ल में। ये भी इक्वेशन नंबर 2 के नाम से मैंने सामने लिख दी। अब इतना काम तो हमने कर लिया। अभी तक हमने क्या किया, हमने वेक्टर ए को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करके लिख दिया, जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की शक्ल में नजर आ रहा है। अब एक और छोटी सी चीज देखें, अगर मैं इस ट्रायंगल की एक कॉपी साइड पे कर दूं तो ये जो मैंने इसकी कॉपी बनाई है, जरा गौर कीजिएगा, यहां आपको किसी भी वेक्टर के एरो हेड्स नजर नहीं आ रहे, सिर्फ आपको एंगल थीटा नजर आ रहा है और आपको एक्स कंपोनेंट की सिर्फ मैग्नीट्यूड नजर आ रही है, इसके ऊपर भी एरो नजर नहीं आ रहा। जो वर्टिकल कंपोनेंट था इसकी भी सिर्फ मैग्नीट्यूड नजर आ रही है, यहां भी कोई एरो नजर नहीं आ रहा, और जो वेक्टर ए था उस पर भी कोई एरो नजर नहीं आ रहा। मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाई है, एक बात याद रखें कि जब भी हमें ट्रायंगल को सॉल्व करना पड़े, यानी ट्रायंगल को सॉल्व करने से मेरी क्या मुराद है, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वगैरह, या ट्रायंगल की साइड्स की अगर बात की जाए, आपसे कोई कहे कि परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालें, बेस की वैल्यू निकालें, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालें, तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए याद रखें कि ट्रायंगल की साइड्स की सिर्फ लंबाई मेजर की जाती है, उसमें एरो हेड्स की कोई गुंजाइश नहीं होती या हमें एरो हेड्स की ज़रूरत नहीं होती। तो जब भी आपने ट्रायंगल को सॉल्व करना है तो आपने वेक्टर ए एक्स की भी मैग्नीट्यूड लेनी है, ए वाई की भी मैग्नीट्यूड लेनी है और ए की भी मैग्नीट्यूड ही लेनी है। तो इसलिए मैंने ट्रायंगल को इस शक्ल में इसकी कॉपी एक बना दी है। अब ज़रा गौर कीजिए, अगर मैं इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स को नाम देना चाहूँ तो याद रखें थीटा के सामने देखें यहां पे एक 90 एंगल बना हुआ है, जिससे हमें समझ आ रही है कि दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। और एक बात याद रखें, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट, और जिसके साथ 90 का एंगल बन रहा हो वो बेस होती है, यानी ये जो साइड है ये बेस है, और तीसरी साइड जो बेचारी बच गई है उसका नाम हम रख देते हैं हाइपोटेनस। अब इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो साइन थीटा का बेसिक फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर यहां पर क्या है? ए वाई की मैग्नीट्यूड, थीटा के सामने कौन सी वेक्टर के कौन से कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है? ए वाई की मैग्नीट्यूड है। याद रखें मैं बार बार मैग्नीट्यूड का जिक्र कर रहा हूं, ऊपर आ जाएगा ए वाई की मैग्नीट्यूड और नीचे हाइपोटेनस की जगह क्या आएगा? वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, यहां भी सिर्फ मैग्नीट्यूड। और अगर मैं नीचे वाले ए को दूसरी तरफ ले जाऊं तो आपके पास ए वाई मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया? ए साइन थीटा के। यानी यहां पर हमने वेक्टर के वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड को एंगल थीटा की शक्ल में लिख दी है। इसी तरह अगर मैं यहां इसी ट्राइंगल से कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेनस। अब बेस यहां पर क्या है? ये जो नीचे आपको वेक्टर की एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड नजर आ रही है ये आ जाएगा बेस की जगह, यानी ऊपर आ गया ए एक्स और नीचे डिवाइड हम करेंगे हाइपोटेनस से, और हाइपोटेनस तो वही है वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब है आपके पास कॉस थीटा बन गया ए एक्स मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। अब यहां से भी ए मैग्नीट्यूड को दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास ए एक्स मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया? ए कॉस थीटा। अब यहां पर भी हमने एक्स कंपोनेंट जो है उसकी मैग्नीट्यूड को एंगल थीटा की शक्ल में लिख दी है। अब इन दोनों वैल्यूज को यानी ए एक्स मैग्नीट्यूड और ए वाई मैग्नीट्यूड को अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं तो हमें एक तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी एक नई शक्ल में। जरा गौर करें वो क्या होगी। इनको उठा के मैं वहां पुट करता हूं तो इक्वेशन 2 आपके पास बन जाएगी वेक्टर ए इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ए कॉस थीटा और बाहर यूनिट वेक्टर आई है प्लस ए वाई की जगह क्या पुट करना है? ए साइन थीटा, ए साइन थीटा इंटू जे हैट। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 ए की बात बता रही है कि हमने वेक्टर ए को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिए, बस इनको लिखने का अंदाज डिफरेंट है। हमने इक्वेशन 1 को
वेक्टर्स की शक्ल में लिखा है, इक्वेशन 2 में हमने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर की शक्ल में लिखा है, और इसी तरह हमने इक्वेशन नंबर 3 में वेक्टर के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की जो वैल्यूज हैं वो थीटा की शक्ल में पुट की हैं। तो ये बातें आपने याद रखनी है। अब मैं इस टॉपिक के अगले हिस्से की तरफ आ रहा हूं। अभी तक हमने क्या किया, हमने वेक्टर को सिर्फ और सिर्फ उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हम वेक्टर ए के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको वापस हासिल करें उसके इन्हीं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके। इसके लिए मैं एक छोटी सी हेडिंग लिखता हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके हमने वेक्टर की डिटर्मिनेशन करनी है, यानी वेक्टर को हासिल करना है। अब मुझे बात बताएं, हम किस वेक्टर की बात कर रहे हैं? वेक्टर ए की बात कर रहे हैं। अब वेक्टर ए को हासिल करने से क्या मुराद है? अब शुरू से जानते हैं, इस चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ा था कि वेक्टर में दो बातें होती हैं या दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मैं यहां पर दो हेडिंग्स लिख लेता हूं, दरमियान में एक छोटी सी लाइन लगाकर हम एक तरफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए की बात कर लेते हैं और दूसरी तरफ डायरेक्शन ऑफ ए की बात कर लेते हैं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए से क्या मुराद है कि ऊपर से वेक्टर का निशान हटा दें, यानी ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने निकालना है। और डायरेक्शन से क्या मुराद है? डायरेक्शन से मुराद है कि वेक्टर ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है वो हमने फाइंड करना है, यानी थीटा फाइंड करना है। सो थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दो बातें हमने फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करने के लिए मैं दोबारा से वही ट्रायंगल जो है उसकी बात करने वाला हूं जिसमें हमने एरो हेड्स नहीं लगाए थे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी ट्रायंगल को सॉल्व करना हो तो ट्रायंगल की साइड्स की सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स यानी लेंथ ली जाती है। तो यहां पर मैं चाहता हूं कि मुझे वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड यानी हाइपोटेनस की लंबाई पता चले। इसके लिए मैं एक बड़ा फेमस रूल है पाइथागोरस थ्योरम, वो यूज करूंगा। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको हम यूज करते हैं। हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बताएं हाइपोटेनस क्या है? वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। तो वहां पर आ जाएगा ए का स्क्वायर। याद रखें यहां मैं एरो नहीं लगा रहा, यहां थ्रू आउट हम मैग्नीट्यूड्स के साथ डील कर रहे हैं, चाहे वो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, चाहे एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है, चाहे वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है। तो देखें ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह क्या आएगा? एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड यानी ए एक्स का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की जगह क्या आएगा? वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड यानी ए वाई का स्क्वायर। यहां पर भी हमने एरो नहीं लगाना। अब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट कर लूं तो मुझे ए की मैग्नीट्यूड का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला नजर आ रहा है, दैट इज ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर ए एक्स की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वाई की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैं बार बार मैग्नीट्यूड का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि यहां किसी भी फॉर्मूला में एरो नहीं लगाना। बच्चे मोस्टली यही मिस्टेक करते हैं पेपर में। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आ गया, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब रह गई जनाब एक बात, और वो क्या है? वो है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। और जैसे शुरू से हम यही बात सीख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए का मतलब है एंगल थीटा की वैल्यू निकालना। तो यहां पर भी हम एंगल थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए आपके ज़हन में आएगा कि हम एंगल थीटा की वैल्यू साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा से भी निकाल सकते हैं, लेकिन साइन और कॉस थीटा की मदद से अगर एंगल थीटा की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे तो राइट हैंड साइड पे ए एक्स के साथ ए आ जाएगा या ए वाई के साथ ए आ जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम ऐसा फॉर्मूला बनाएं जिसमें राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ वेक्टर की एक्स कंपोनेंट की बात की जाए या वाई कंपोनेंट की बात की जाए, क्योंकि आप यहां हेडिंग में देख रहे हैं ना, डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर यूजिंग इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में फॉर्मूला बनाना है, यानी फॉर्मूला पर राइट हैंड साइड पे ए एक्स और ए वाई के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पर दोबारा ट्रायंगल में tan थीटा यूज करेंगे। tan थीटा क्या होता है? हम जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? वेक्टर के y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड, और बेस क्या है?
एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड। देखिए दाएं तरफ सिर्फ एक्स और वाई कंपोनेंट आ गए हैं ना, तो आपके पास tan थीटा का फॉर्मूला बन गया ए वाई मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए एक्स मैग्नीट्यूड। अब tan को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो थीटा हमारे पास आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर ऊपर y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड और नीचे x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड। दिस इज द एंगल which is made by vector A with positive x-axis in anti-clockwise direction। ये सेंटेंस आपने जरूर याद रखना है। And this angle gives the direction of vector A with positive x-axis in anti-clockwise direction। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया जिसमें हमने क्या कुछ किया, हमने ऐसा वेक्टर जो प्लेन में है उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जो इक्वेशन 1 2 3 की शक्ल में आपको नजर आ रहा है, और फिर हमने इसी वेक्टर को हासिल किया यानी इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी एंगल थीटा को हासिल किया यूजिंग ए एक्स एंड ए वाई। तो ये तो सारी स्टोरी थी वेक्टर इन प्लेन के लिए। अब मैं दो छोटे छोटे फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूं वेक्टर इन स्पेस के लिए। ये बात तो हम पहले से जानते हैं, ये मैं छोटे से बॉक्स में करवाऊंगा, सिर्फ एमसीक्यू के लिए बता रहा हूं, या कई जगहों पे न्यूमेरिकल में कभी फॉर्मूला यूज़ करना पड़ जाता है। इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे, इसका प्रूफ आपका जो हमने किया है यही सिलेबस में है, दैट इज़ इनफ, यही काफ़ी है। अभी ये छोटे से बॉक्स में मैं आपको वेक्टर इन स्पेस के बारे में ये फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। वेक्टर इन स्पेस, ऐसा वेक्टर जो स्पेस में है, इससे पहले हमने देखा कि उसको डिस्क्राइब करने के लिए 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कुछ होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो वेक्टर ए है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 2 नहीं होंगे, कितने होंगे, 3 होंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई के अलोंग और एक जी एक्सिस के अलोंग। तो मैं वेक्टर ए का फॉर्मूला फिर लिख लेता हूं, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस जो तीसरा कंपोनेंट है वो होगा ए जी वेक्टर, और इसको मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर की शक्ल में हम लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट प्लस ए जी मैग्नीट्यूड, और इसके साथ कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा, जी एक्सिस के अलावा कौन सा होता है, के हैट। तो ये आपने वेक्टर ए का फॉर्मूला लिख दिया। एक और फॉर्मूला जो आपको चाहिए होता है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यानी इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, अब स्क्वायर रूट के अंदर 2 की बजाय 3 टर्म्स आ जाएंगी, यानी ए एक्स की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वाई की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए जी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये मैंने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी लिखवा दिया और वेक्टर ए का भी फॉर्मूला लिखवा दिया। और एक छोटी सी बात आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि वेक्टर इन स्पेस की डायरेक्शन के लिए हमें 3 एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है, अल्फा, बीटा और गैमा। और ये मैं आपको बता दूं कि एफएससी लेवल पे, आपके लेवल पे अल्फा, बीटा और गैमा की डेरिवेशंस या उनके फॉर्मूले काफ़ी लेंथी से होते हैं, वो पढ़ना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वो किसी भी न्यूमेरिकल्स में आपसे नहीं पूछेगा। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ स्पेस वाले वेक्टर के लिए वेक्टर वाला फॉर्मूला और मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला ही याद रखेंगे, यही काफ़ी है। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, एक छोटी सी डेफिनेशन है, पोजीशन वेक्टर। आपको याद होगा मैंने यूनिट वेक्टर में भी आपको पोजीशन वेक्टर का एक नाम यूज किया था, मैंने आपको कहा था कि आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आज वही हम करने लगे। पोजीशन वेक्टर होता क्या है, पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो किसी पॉइंट की पोजीशन या लोकेशन बताता है किसी दूसरे पॉइंट के लिहाज से। अब वो दूसरा पॉइंट अगर आपको बता दिया जाए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो आपसे दूसरे पॉइंट के बारे में कोई भी बात ना करे तो फिर ये कंफर्म है कि दूसरा पॉइंट ओरिजिन है। तो पोजीशन वेक्टर को हम जनरलाइज वे में थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स और दैट टेल्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू किसके लिहाज से, ओरिजिन के लिहाज से। अब मैं पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन तो लिख चुका हूं, अब मैं दोनों तरह की जो केसेस हैं पोजीशन वेक्टर के वो मैं आपके सामने रख देता हूं। फर्ज कर लें अगर कोई पॉइंट प्लेन में है, तो आपको याद है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने प्लेन वाले पॉइंट की बात की थी, तो यहां मैं डायरेक्ट वही डायग्राम लिख देता हूं, बना देता हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इस प्लेन में एक पॉइंट P मौजूद है जिसके 2 कोऑर्डिनेट्स थे, आपको याद होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट।
और इन कोऑर्डिनेट्स को मैंने पॉइंट P के साथ ब्रैकेट में लिख दिया, x कोऑर्डिनेट को मैंने छोटे a से जाहिर कर दिया और y कोऑर्डिनेट को हमने स्मॉल b से जाहिर कर दिया। और जिस वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम पोजीशन वेक्टर का नाम दे रहे हैं, वो आपको यहाँ पर r वेक्टर की शक्ल में नजर आ रहा है। याद रखें, पोजीशन वेक्टर का हेड उस पॉइंट पर होगा जिसकी पोजीशन हमने फाइंड करनी है, और पोजीशन वेक्टर की टेल उस पॉइंट पर होगी जिसके लिहाज से फाइंड करनी है। तो जरा गौर करें, आर वेक्टर का हेड पॉइंट P पर है और इसकी टेल कहां पर है? ओरिजिन पे। इसका मतलब है ये आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है जो पॉइंट P की पोजीशन बता रहा है ओरिजिन के लिहाज से। अब हम इस आर वेक्टर का फॉर्मूला बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पिछले टॉपिक में मैं ब्रैकेट में आपके सामने वो फॉर्मूला भी लिख देता हूं। आपको याद है हमने ए वेक्टर जो प्लेन में था, यहां भी ये पॉइंट P प्लेन में था ना, तो पोजीशन वेक्टर आर भी कहां पे हुआ? प्लेन में हुआ। तो अब जो ए वेक्टर प्लेन में था उसको हमने किस शक्ल में लिखा था? जरा गौर करें। वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स की मैग्नीट्यूड इंटू आई हैट प्लस ए वाई की मैग्नीट्यूड इंटू जे हैट। अब यहां पर हमने वेक्टर का नाम रखा हुआ है आर, तो इस आर वेक्टर को कैसे लिखेंगे? एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड और साथ यूनिट वेक्टर आई हैट। जरा गौर करें, ये जो x कोऑर्डिनेट है जिसे मैंने स्मॉल a से जाहिर किया, अगर मैं इसे वेक्टर की शक्ल में जाहिर करूं तो क्या ये r वेक्टर का x कंपोनेंट नहीं बन जाएगा? तो अगर मैं इसके साथ हेड लगा दूं तो यहां पर जरा गौर करें, यहां पर a के साथ स्मॉल a के साथ यूनिट वेक्टर i हैट आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर जो y कोऑर्डिनेट है जिसको हमने b का नाम दिया हुआ है उसको भी एक वेक्टर की शक्ल में जाहिर कर लें जिसका हेड ऊपर की तरफ है, तो उस वेक्टर का नाम अब क्या बन जाएगा? b मैग्नीट्यूड इंटू जे हैट। तो इस तरह से मैं r वेक्टर को बड़ी आसानी से लिख सकता हूं स्मॉल a इंटू आई हैट प्लस स्मॉल b इंटू जे हैट। ये बिल्कुल वैसे ही मैंने लिखा है जैसे सामने आपको मैंने छोटे से बॉक्स में दिखाया है, वेक्टर a को जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था। और इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं उसका भी सीधा सीधा फॉर्मूला, r वेक्टर की मैग्नीट्यूड ऊपर से एरो हटा दे इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर i का जो कॉफिशिएंट है, i का जो अददी सर है, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर लें, यानी a का स्क्वायर प्लस j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसकी जगह b का स्क्वायर आ गया। तो जैसे हमने उस a वेक्टर के लिए लिखा था ax की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ay की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो यहाँ ax की जगह स्मॉल a आ गया और ay की जगह स्मॉल b आ गया। सो सिंपल। इसी तरह अगर हमने इस पोजीशन वेक्टर का एंगल थीटा फाइंड करना है तो थीटा का फॉर्मूला भी वैसा ही होगा, tan इनवर्स ऊपर y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड। यहां पर y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड क्या है? इसे हमने स्मॉल b से यानी y कोऑर्डिनेट से जाहिर किया हुआ है, ऊपर b आ जाएगा और नीचे a आ जाएगा x कोऑर्डिनेट। ठीक है। इसी तरह अगर मैं फर्ज करूं कि पॉइंट P स्पेस में है, जैसे आपको याद है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम स्पेस की बात कर रहे थे, अगर पॉइंट P स्पेस में है, स्पेस में, तो फिर इसको जाहिर करने के लिए या इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब है यहां पर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, तीनों एक्सिस आ जाएंगे और पॉइंट P यहां पर स्पेस में है। अब पॉइंट P के 3 कोऑर्डिनेट्स है a, b और c। अब वेक्टर a की बजाय अब हम इस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर r से जाहिर कर रहे हैं, तो r वेक्टर की टेल ओरिजिन पे है और हेड कहां पर है? पॉइंट P पे। अब चूंकि पॉइंट P स्पेस में है तो r वेक्टर भी कहां पे आ गया? स्पेस में आ गया। तो मैं डायरेक्ट ही r वेक्टर का फॉर्मूला लिख लेता हूं, जैसे हमने वेक्टर a का जो स्पेस में था वो फॉर्मूला लिखा था जिसमें 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आए थे, इसमें भी 3 ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आएंगे। जैसे r वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल a आई हैट, x कोऑर्डिनेट लिखा यानी x कंपोनेंट और साथ आई हैट प्लस y कोऑर्डिनेट यानी y कंपोनेंट b और साथ j हैट प्लस z कोऑर्डिनेट यानी c और साथ k हैट। तो ये r वेक्टर जो स्पेस में है उसका आपके पास वेक्टर की शक्ल में फॉर्मूला आ गया। और इसी की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? स्क्वायर रूट के अंदर i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर प्लस k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी c का स्क्वायर। सो सिंपल। तो उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से टॉपिक यानी इस शॉर्ट क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी और पूरे पिछले लॉन्ग क्वेश्चन की भी आप आसानी से आप उसको रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।